ओम्स लॉ। चलो आज देख लेते हैं ओम्स भाई साहब क्या कह के गए हैं। अच्छा, मान लो कि हमारे पास एक कंडक्टर है। ये हमारा कंडक्टर है। इसके ऊपर हमने लगा दिए इसके अक्रॉस बैटरी। बैटरी लगाने का क्या मतलब है, हमने दिया है इसको पोटेंशियल। ये पोटेंशियल लगा दिया हमने। ठीक है ना, इसके अक्रॉस हो जाएगा पोटेंशियल डेवलप। ये हमारा हो गया पोटेंशियल वी। मान लो वी हो गया पोटेंशियल। तो इसके कारण क्या होगा, इस कंडक्टर में दौड़ेगा करंट। ये आ गया आई करंट। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा करंट, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, जो कंडक्टर के अंदर जो फ्लो कर रहा है, ये आई जो फ्लो कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल अप्लाइड। ये जो वी पोटेंशियल लगा है ना, पोटेंशियल अप्लाइड कहां पे अप्लाई किया है, अक्रॉस द कंडक्टर। Ohm's law states that electric current flowing through a conductor is directly proportional to potential applied across the conductor। और ये सारी सिचुएशन, ये बात कब मानी जाएगी, जब एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखा जाएगा। किसका कांस्टेंट टेम्परेचर, ये पूरे एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर है, कांस्टेंट रखा जाएगा। तब ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर आएगा। तो इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। अगर मान लें हम ग्राफ बनाते हैं किसमें, वोल्टेज और करंट में, तो ओम्स लॉ कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब जैसे ही वोल्टेज बढ़ती जाएगी, 0 1 2 3 4 5 वोल्ट 6, ये किस में होगा, वोल्ट्स में। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे सेम अमाउंट में ऐसे ही इधर से करंट भी बढ़ता जाएगा। 1 2 3 4 5 6 एम्पियर, ये है एम्पियर्स में। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ये हो गया इसका ग्राफ। चलो अब हम करते हैं इसको इक्वेशन में कन्वर्ट। तो इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है ना, इसको हटा के एक कांस्टेंट घुसा देंगे। वो कांस्टेंट क्या होता है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और यहाँ पे इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन V इज इक्वल टू आई आर, वेयर R इज अ रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल या रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि जो ये करंट फ्लो कर रहा है, इसको रोकता है, ये इधर से आगे फ्लो करने से रोकता है, इसके रास्ते में रुकावटें पैदा करता है। उस चीज को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये हो गया V इज इक्वल टू आई आर। तो ये फॉर्मूला याद करने के लिए एक हम ये ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल बना लेंगे तो क्या होता है, ऊपर सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाओ, ऊपर लिखो V, एक तरफ I और नीचे R। तो इसका क्या मतलब, जब हमें V की वैल्यू निकालनी हो तो V इज इक्वल टू, नीचे क्या है, दोनों प्रोडक्ट है, ये क्रॉस I इंटू आर। I निकालना हो तो ये क्या आ गया, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। ये R की वैल्यू निकालनी हो, V डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू R। ये ट्रायंगल इसलिए बनाया हुआ है। तो ये सारी जगह आपको ये ट्रायंगल मिल जाएगा। इस ट्रायंगल का मतलब यही है। तो ये हो गया ओम्स लॉ। और अगला है ओम्स लॉ इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी। ये क्या है, अच्छा, अब ये दो डायग्राम देखो, ये वाले। अभी जहां तक हम बात कर रहे थे, वो हम बात कर रहे थे ये V और I जो कि कंडक्टर के बाहर हैं। तो अब हम देखेंगे कंडक्टर के अंदर क्या होता है। ये कंडक्टर के अंदर है ना, ये क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा है जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो क्या क्या उसके अंदर क्या है। ये होगी V भी बाहर का है, ये V भी बाहर का है और I भी बाहर हमने अप्लाई किया। ये हमने बैटरी बाहर से अप्लाई की थी ना कंडक्टर के, तो ये आउटर वर्ल्ड हो गया कंडक्टर के लिए। लेकिन कंडक्टर के अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर जानने के लिए, तो वो हम निकालेंगे रिलेशन, कौन सा आ गया हमारा, वो रिलेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी। दोबारा देखते हैं इसको। देखो, हमें मालूम है जब हम एक बैटरी लगाते हैं अक्रॉस द कंडक्टर, वो करती है पोटेंशियल अप्लाई। इसकी वजह से क्या होता है, कंडक्टर के अंदर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स करते हैं मूव, ड्रिफ्ट करके हुए ऑपोजिट टू द फील्ड मूव करना शुरू कर देते हैं। और उसी कारण करंट पैदा होता है। तो करंट और ये पोटेंशियल तो बाहर की सिचुएशन हो गई, लेकिन अंदर क्या क्या हो रहा है वो हम उसको जानने के लिए हम देखेंगे। तो कंडक्टर के अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड,
जो कहाँ से आया, इस पोटेंशियल की वजह से आ गया। और करंट इसके हम बोलते हैं ना, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर के थ्रू करंट जा रहा है, लेकिन करंट के अंदर क्या है, तब हम देखेंगे करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या है, जैसे ये कोई कंडक्टर है, मान लो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए नीचे से, यहाँ सीधा जाने की वजह से नीचे से जाने लग गए। कोई कोई भी रीजन है, हाइपोथेटिकली मान लो ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे कोई दादा आ गया है जो हफ्ता वसूल कर रहा है, दादा इलेक्ट्रॉन, तो सब उससे बचने के लिए नीचे से खिसक रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, जो ये करंट डेंसिटी है यहाँ पे कम हो जाएगी, यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है तो यहाँ पे ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम कंडक्टर के अंदर कंसीडर करना है तो हम करंट नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं करंट डेंसिटी को कंसीडर। ऐसा होता नहीं है, ऐसा कुछ कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चलता है। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि यहाँ पे हमने करंट क्यों नहीं ले लिया, करंट डेंसिटी ही लेंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ले लिया, क्योंकि हम अब कंडक्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, उसके कारण कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, यानी कि कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है, जो अंदर उसकी टर्म्स है, अंदर कौन सी टर्म्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी करंट डेंसिटी, इन दोनों का क्या रिलेशन है। तो ये वी आर कंसिडरिंग द वर्ल्ड इनसाइड द कंडक्टर। तो ये जो था अभी तक आउटर सर्किट था, आउटसाइड द कंडक्टर है, इनसाइड द कंडक्टर। और इन टर्म्स में ओम्स लॉ क्या कहता है, वो हम अभी डिफाइन करने वाले हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप वन क्या है, कंसीडर अ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ए, लेंथ एल। ऐसा है, कोई सैंपल कंडक्टर हमने ले लिया है जिसके अंदर हमें देखना है। तो जैसे ही हम पोटेंशियल लगाएंगे इस कंडक्टर के ऊपर, तो क्या होगा, ये हमने पोटेंशियल लगा दिया अगर, तो इसमें से करेगा करंट फ्लो। कंडक्टर के ऊपर हम पोटेंशियल लगा देंगे, उसमें से करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो इसका मतलब हम ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं इस कंडक्टर के ऊपर। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, जो कि बाहरी वैल्यूज है, ये रहा कंडक्टर के। V बाहर कितना पोटेंशियल लगाया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट थ्रू द कंडक्टर के। ठीक है, वो हो गया V इज इक्वल टू आई आर, ये हो गया। अच्छा, लेकिन हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी। चलो हम वैल्यूज पुट करना शुरू कर देते हैं। अब हम यहाँ पे हम V और I और R की वैल्यू पुट करेंगे। V की वैल्यू क्या होती है, E इंटू एल। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, और L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। I की वैल्यू पुट कर देंगे J इंटू ए, और R की वैल्यू होती है रो L अपॉन ए। ये वैल्यू पुट कर देंगे। मजा नहीं आया यार, दोबारा करते हैं। देखो, V की वैल्यू क्या होती है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो, यहाँ देखो, एक्चुअली ये मैंने इसलिए आपको दिखाया था क्योंकि ये अगर बुकिश से करते हैं ना तो उसमें ऐसे ही डायरेक्ट बताया होता है, सिर्फ साथ में एक लाइन लिख देते हैं। लेकिन हम आपको सारे डायग्राम के साथ दिखाएंगे, तो मैं इन तीनों फॉर्मूले के जो डायग्राम्स हैं वो रिवील करता हूँ, वो आप देखना। ये देखो आ गए डायग्राम्स, ये हो गए। अब हम इसको वो वैल्यूज पुट करेंगे, अब हम डेरिवेशन करेंगे। इससे क्या होता है, ये मैंने पहले क्यों नहीं दिखाया, ये क्या है कि यार माइंड के ऊपर ना एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट होता है जब हम डायग्राम से देख लेते हैं। पहले भी हमने देखो है वैल्यू तो E इंटू एल ही है, लेकिन अब कौन सा E है और कौन सा L है ये हमें क्लियरली लग से दिखाई दे रहा है। तो इसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। और ये जो डायग्राम जो मैंने रिवील किए हैं तीनों, ये आपने एग्जाम में बनाने नहीं है, ये सिर्फ माइंड के लिए है कि V की वैल्यू ई एल पुट करनी है। तो E कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, और L लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। सबसे मेन चीज जो नोटिस करने वाली है, हमारे पास आउटर कंडीशन थी V और I, V इज इक्वल टू आई आर, और हमने कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, उनको कैसे इन्वोक किया इस डेरिवेशन में। तो ये चीजें नोटिस करने वाली होती हैं। इस चीज को बोलते हैं डेप्थ ऑफ व्यू, कितना आप डीपली सोच सकते हैं, कितना आप डीपली एक डेरिवेशन को देख सकते हैं। और हमारा मकसद यही है, आपका जो डेप्थ ऑफ व्यू है उसको इंक्रीज करना। तो इसीलिए हम ये सारा का सारा कंटेंट फ्री आपको दे रहे हैं, बिल्कुल सिंप्लीफाई किया हुआ, और ताकि आपकी जो डेप्थ ऑफ व्यू है, जो देखने की नजर की देखने की जो डेप्थ है, वो इंक्रीज हो सके। चलो ठीक है, वापस आ जाते हैं डेरिवेशन पे। तो यहाँ हमारे पास आ गया V इज इक्वल टू आई आर बाय ओम्स लॉ। तो V की वैल्यू पुट करेंगे
E इंटू एल। ये E कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तीन एरो से यही मतलब है कि ये इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया? ये हमने जो पोटेंशियल अप्लाई किया था तो कंडक्टर के अंदर डेवलप होता है, वो हमने पहले पढ़ लिया है। एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये ई इंटू एल कैसे आया? ये पहले हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट और दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो वो हो गया ई इज इक्वल टू एल। वी की वैल्यू आ गई, ये पुट कर दी। आई की वैल्यू क्या है? बाय डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी। ये करंट डेंसिटी है ना, इसकी डेफिनेशन क्या है? करंट पर यूनिट एरिया। बाय डेफिनेशन जे इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया होता है। करंट पर यूनिट एरिया को बोलते हैं करंट डेंसिटी। ये एरिया ए इधर आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू जे इंटू ए। करंट डेंसिटी इंटू एरिया। एरिया कौन सा है? ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये एरिया है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। और जे इसकी करंट डेंसिटी, कहाँ पे कितना कंडक्टर के अंदर किधर कितना करंट फ्लो कर रहा है, उस चीज को बोलते हैं करंट डेंसिटी। तीसरा है आर की वैल्यू। आर की वैल्यू क्या है? ये आ गई आर की वैल्यू, रो एल अपॉन ए। ये हम आगे आपको बताएंगे। एरिया ये वाला फिर वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल है लेंथ। आगे ये फॉर्मूला आएगा, कैसे आया हम इसको स्टडी करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इसको याद कर लो। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ दिस कंडक्टर। रेजिस्टिविटी क्या होती है? एक कंडक्टर को करंट को रोकने की क्षमता, उसकी पावर, कितना उसको करंट को वो रोक सकता है चलने से, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो इसको हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वैल्यू सारी की सारी अब पुट कर देते हैं। ई एल इज इक्वल टू जे ए रो एल अपॉन ए। कटिंग से एल कट गया, एल से एल, एल से चला गया, एरिया एरिया से कट गया। तो हमारे पास बचता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जे इंटू रो। तो ये हमारे पास आ गया ई इज इक्वल टू जे इंटू रो। अब देखो, जैसे ही रेजिस्टिविटी होती है ऐसे ही कंडक्टर की होती है कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है? उसकी एबिलिटी टू रेजिस्ट द करंट। ऐसे ही कंडक्टिविटी होगी एबिलिटी टू लेट द करंट पास थ्रू द कंडक्टर, उसको बोलेंगे कंडक्टिविटी। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं। इसका क्या मतलब है? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू वन बाय रो। इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जे आ गया था, ये जो थी रेजिस्टिविटी इधर ले गए ई के नीचे, तो ई बाय रो हमारे पास यहाँ पे आ गया था। अब वन बाय रो की वैल्यू होगी है कंडक्टिविटी, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। और जे क्या है? करंट डेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर। तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया। इसको वेक्टर में लिख देंगे, जे इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ई। ठीक है, ऊपर दोनों वेक्टर लगा दो। तो ये जे है, ये किसके अंदर है? कंडक्टर के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसके अंदर है? कंडक्टर के अंदर। ये सिग्मा भी किसकी प्रॉपर्टी है? कंडक्टर की अपनी। नाउ वी आर इनसाइड द वर्ल्ड ऑफ कंडक्टर। तो ये ही भी ओम्स लॉ ही है। अगर कोई पूछ ले आपसे कि ओम्स लॉ को डिस्क्राइब करो कंडक्टर के अंदर, यानी कि इनसाइड द कंडक्टर, तो हमने ये वाली डेरिवेशन करनी है। तो उसमें ये लिखना है, करंट डेंसिटी है वो किसके इक्वल है? कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कंडक्टर। अच्छा, अब है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस का क्या मतलब है कि ओम्स लॉ हर कंडीशन में वैलिड नहीं उतरता है, अपनी बात पे खरा नहीं उतरता है। तो इसका मतलब कुछ कंडीशंस ऐसी हैं यहाँ पे ओम्स लॉ फेल कर जाता है। फेल करने का क्या मतलब हुआ? ओम्स लॉ ने सबसे पहले कहा था V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ फेल करता है तो इसका मतलब V I के प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। V जैसे जैसे बढ़ रहा था करंट वैसे वैसे नहीं बढ़ेगा। इनमें कुछ ना कुछ फर्क आ जाएगा, या कुछ ना कुछ कुछ भी डिफेक्ट आ जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, कब होता है, ये वो हम यहाँ पे नीचे देखेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I। ये किस कंडीशन में होता है? सबसे पहले है, पहली कंडीशन है फॉर हाई वैल्यू ऑफ करंट। जब करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाएगी तो V विल नॉट बी प्रोपोर्शनल टू I।
ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमने ये फॉर्मूला निकाला था कंडक्टर के अंदर, जब हम सिचुएशन निकाली थी, जब हमने करंट एक एक पैरामीटर लिया था कंडक्टर के बाहर का, और एक पैरामीटर लिया था कंडक्टर के अंदर का। अंदर का पैरामीटर था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और बाहर का था करंट आई। आई करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन निकाला था, प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख भी सकते हैं। तो वो ये फॉर्मूला आया था। इसमें देखो, जो एन है, ये एन क्या था? एन था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आई करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी है ये एन के। तो इससे होता क्या है? देखो, ओम्स लॉ कहता था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे करंट बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या होता है, हम V को इंक्रीज करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो हमने V को इंक्रीज करते रहे। ये देखो, V को इंक्रीज करने का क्या मतलब है? हम बैटरीज को ऐड कर रहे हैं, कंडक्टर के अक्रॉस बैटरियां लगाते जा रहे हैं, और सेल लगाओ और बैटरी लगाओ और बैटरी लगाओ। देखते हैं क्या होता है। जैसे जैसे V इंक्रीज करेगा, ओम्स लॉ कहता है आई भी इंक्रीज करेगा। ये बात भी ठीक है, ठीक है ना? जैसे जैसे V इंक्रीज कर रहा है, आई इंक्रीज कर रहा था। लेकिन फॉर हाई वैल्यूज ऑफ करंट, जब करंट इतना हाई हो गया, उस टाइम क्या हुआ, एन भी इंक्रीज करना शुरू हो गया। ये एन है ना, जो नंबर, जो करंट डेंसिटी है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ने शुरू हो गए। जैसे कि इसमें क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम में लगा लो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, वहां पे एक ही जगह दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन घूमने लग गए। ठीक है, जैसे बैटरी लगाई। लेकिन जब हमने बहुत ज्यादा बैटरीज लगा दी हैं अब, तो V बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो करंट भी उतना ज्यादा बढ़ने की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अब क्या है कि ड्रिफ्ट करने शुरू हो गए हैं, वॉक करना शुरू कर गए हैं, जो करंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब आ जाते हैं, होता क्या है उसके कारण? तो देयर फॉर वेन V इंक्रीजेस, I also increases and also N increases, but इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज टू मच। ये टू मच हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके ज्यादा होने से क्या होता है, ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन एक यूनिट वॉल्यूम में, कितने सारे इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए हैं, चलने लगे हैं, करंट बनाने लग गए हैं। इतने सारे इलेक्ट्रॉन, ये वी की वजह से इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब करंट में पार्टिसिपेट करेंगे, तो दे स्टार्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर। एक दूसरे से कोलाइड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो कितनी भीड़ हो गई है इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पे ठीक था, नॉर्मल कंडीशन चल रही थी, ये तो बिल्कुल कम ट्रैफिक था। थोड़ा सा चलो ट्रैफिक बढ़ा, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लिया। लेकिन इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गया, फिर तो टकराई ही होनी है आपस में। तो वो टकरों की वजह से, वो ये इलेक्ट्रॉन की आपस में कोलिजन्स जो स्टार्ट हो गई हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डिक्रीज करना शुरू कर देती है। देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन है, देयरफॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज करनी शुरू हो गई। और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फॉर्मूले के ऊपर? करंट स्टॉप्स इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनली टू द वोल्टेज अप्लाइड। करंट अब उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं करेगा जितनी तेजी से पहले कर रहा था। पहले देखो कितना बराबर चल रहा था, सारा किस्सा ही बराबर चल रहा था, सारा किस्सा बिल्कुल बराबर चल रहा था। ये देखो बिल्कुल बराबर, यहां तक तो गया, यहां तक तो बर्दाश्त हो गया। उसके बाद देखो वोल्टेज कितनी इंक्रीज की, करंट कम इंक्रीज होने लग गया, वोल्टेज और इंक्रीज, कम और कम इंक्रीज होने लग गया। तो ये देखो ये कितना कम इंक्रीज हो रहा है, बल्कि वोल्टेज ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो दिस इज V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस कारण, ये जो ये कारण है ना, बिकॉज ऑफ दिस, व्हेन V इंक्रीजेस, यानी पोटेंशियल जब इंक्रीज करेगा, करंट तो इंक्रीज होता ही होता है, लेकिन हाई वैल्यूज पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम वो भी इंक्रीज कर जाते हैं, जिसके कारण ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्लो होती है। वेलोसिटी स्लो होगी, इलेक्ट्रॉन स्लो मूव करेंगे, स्लो मूव करेंगे तो करंट भी स्लो हो जाएगा। तो ये इतना कारण है इसका। और इस चीज को देखो, ये जो इतना सा पोर्शन है ना, ये जो है, इस चीज को बोलते हैं नॉन ओमिक, यानी कि जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो इस बिहेवियर को बोलते हैं नॉन ओमिक। तो ऐसे कंडक्टर को बोलेंगे, कंडक्टर इस फेज में क्या बन जाएगा, नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक क्यों कह दिया? क्योंकि करंट, अभी कंडक्टर क्या है, ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। ज्यादा करंट बढ़ा देंगे तो कंडक्टर है नॉन ओमिक बन जाएगा। यहां तक ओमिक था, यहां भी ओमिक था, लेकिन यहाँ पे ये नॉन ओमिक हो गया है। बिल्कुल यहाँ पे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये दो केस ओमिक है, ये नॉन ओमिक है। चलो जी, देखा, डायग्राम से पता लग जाएगा बिल्कुल क्लियर। और ये वाले डायग्राम बनाने नहीं है, ये जो डायग्राम अपने एग्जाम में नहीं बनाने हैं, सिर्फ इतनी ये बात है, ये बात ध्यान में रखनी है और अपनी लैंग्वेज में लिखनी है। ये बनाना है, ये बनाना है।
वो नहीं बनाने हैं, वो एक्स्ट्रा सिर्फ समझाने के लिए है। तीन लिमिटेशंस हैं पूरी ओम्स लॉ की। नंबर वन होगी फॉर हाई वैल्यूज ऑफ करंट। फिर दूसरा क्या हो गया, इन सम मटेरियल्स लाइक डायोड। अच्छा, ये डायोड क्या होता है, ये हम सेमीकंडक्टर के चैप्टर में पढ़ेंगे इसको डिटेल में, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो क्या लिखा है, इन सम मटेरियल्स लाइक डायोड वी डू नॉट गेट सेम करंट, हमें सेम करंट नहीं मिलता है बाय रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। अच्छा, रिवर्सिंग द पोलैरिटी क्या होता है, ये देखो ये पोल्स है ना, इसको रिवर्स कर दो, मतलब बैटरी उल्टी लगा दो। यानी कि प्लस की जगह माइनस हो गया, माइनस की जगह प्लस लगा दिया। ये देखो यहाँ पे प्लस था, प्लस की जगह हमने माइनस कनेक्ट कर दिया, तारें बदल दी, उल्टी तारें लगा दी, माइनस की जगह प्लस लगा दिया। अब देखो, अगर ये नॉर्मल मटेरियल होता तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये मूव कर रहे हैं, 3 6 9, 9 इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, 9 के 9 इधर मूव करने लग जाते हैं, तो सेम करंट फ्लो करता है, मतलब 2 एम्पेयर अगर फ्लो कर रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो यहाँ पे भी इतने ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाते हैं। सिर्फ बैटरी उल्टी लगाई है हमने, किया क्या है, जितना करंट इधर जा रहा था उतने करंट उधर फ्लो करना शुरू कर देता। तो तब तो मानते कि ये एक ओमिक बिहेवियर है, ओम्स लॉ को फॉलो किया है। लेकिन ये डायोड है, सिंस इट इज अ डायोड, तो इसमें ऐसा देखा गया है कि जैसे ही हम बैटरी उल्टी लगाते हैं, पोलैरिटी रिवर्स करते हैं, तो सेम करंट फ्लो नहीं करता है, यानी कि यहाँ पे ओमिक था तो यहाँ पे नहीं रहा। दिस इज ऑल्सो नॉन ओमिक बिहेवियर। तो ये क्यों है, क्योंकि इस तरफ जाएगा तो करंट जाएगा, तेज फ्लो होगा, इस तरफ जाएगा करंट उतना फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं, दूसरे में जाना ही नहीं चाहते। इसका कारण हम आगे सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसका ग्राफ भी ये हो गया, करंट और वोल्टेज के अंदर ग्राफ बनाया, सिर्फ इतना सब बिहेवियर है ये सिचुएशन का जब ये ओहमिक था। अच्छा, अब जब हमने बोला रिवर्सिंग द पोलैरिटी, यानी कि बैटरी उल्टी लगा दी, का मतलब क्या है, अगर ये एक तरफ को +10 वोल्ट कहेंगे, दूसरी तरफ -10 वोल्ट बोलेगा, तो ये इधर का आ गया, इस साइड का। ये रिवर्सिंग द पोलैरिटी में हमने क्या किया है, देखो जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज कर रही है, करंट उस हिसाब से इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन ओमिक बिहेवियर। सिर्फ कुछ एक एरिया है यहाँ पे ओमिक बिहेवियर है डायोड का, अदरवाइज इट्स अ नॉन ओमिक बिहेवियर। ठीक है, दूसरा भी हो गया। अब आ गया तीसरी कंडीशन क्या है, सम मटेरियल्स लाइक गैलियम आर्सेनाइड, इसको बोलते हैं गैलियम आर्सेनाइड, देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ वोल्टेज। कुछ ऐसे मटेरियल भी हमें मिले हैं, एक वोल्टेज के ऊपर, यानी एक से ज्यादा वोल्टेज के ऊपर सेम करंट की वैल्यू है। कैसे, इसको भी देख लेते हैं। पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, ओमिक बिहेवियर चल रहा था, लेकिन फिर थोड़ा सा चेंज हुआ। तो एक, मान लो ये कोई वोल्टेज आई जिसकी वैल्यू है 10 वोल्ट के पास वैल्यू आई है, तो करंट हो गया यहाँ पे 5 एम्पेयर्स। लेकिन वोल्टेज हमने और की 15 की, ये उसके बाद फिर इसका बिहेवियर चेंज हो गया यहाँ पे आके। फिर हमने देखा यहाँ पे वोल्टेज कर दी 20 वोल्ट, वहां पे फिर करंट की वैल्यू आ गई 5 एम्पेयर। 20 वोल्ट के ऊपर भी करंट की वैल्यू फिर 5 एम्पेयर है। ये जो महाअनुभव होते हैं, ये जो स्पेशल मटेरियल्स होते हैं, ये गैलियम आर्सेनाइड, इनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। इनके केस में भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किया जा सकता। ये वो मटेरियल हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, नहीं मानते। V इज नॉट ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू I। सिर्फ तीन केस ऐसे हैं। पहला केस हो गया ये फॉर हाई वैल्यूज ऑफ करंट। नंबर टू हो गया डायोड्स, यहाँ पे क्या है, रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ अ बैटरी, मतलब सेम वोल्टेज, देखो 10 वोल्ट यहाँ था, 10 यहाँ था, फर्क क्या है, ये +10 है, -10 है, उसके कारण भी डायोड ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तीसरा केस क्या है, सेमीकंडक्टर जैसे गैलियम आर्सेनाइड, दो डिफरेंट वोल्टेज का सेम करंट की वैल्यू आती है, जो कि नहीं आ सकता बाय ओम्स लॉ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। दिस इज ऑल्सो नॉन ओमिक बिहेवियर। तो यही लिमिटेशंस हैं, 3 लिमिटेशंस हैं ओम्स लॉ की। अब देखते हैं प्रूफ ऑफ ओम लॉ, कि ओम्स लॉ सच में एग्जिस्ट करता है, इसका प्रूफ क्या है। एक तो हम एक्सपेरिमेंट से देख लेंगे सब कुछ मेजर करके, लेकिन मैथमेटिकल प्रूफ क्या है वो भी देखते हैं। हमारा ओम्स लॉ क्या कहता था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हमने इस साइन सिंबल को हटा के इसको इक्वेशन में कहा था V इज इक्वल टू
आर आई, जिसमें आर था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। वी अपॉन जो आई आ गया है ये है आर के इक्वल, जो कि हमने कहा था एक कांस्टेंट है बाय लॉ। ये कांस्टेंट, ये जो वैल्यू है आर की, ये कांस्टेंट होनी चाहिए, एक ही मटेरियल के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, और एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इसकी वैल्यू फिक्स रहनी चाहिए। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं वी अपॉन आई रेशियो की जो वैल्यू है ये एक फिक्स्ड वैल्यू है मैथमेटिकली, तो हम इसका मतलब ओम्स लॉ प्रूव हो जाएगा। तो हम वही करने वाले हैं अब। इसके लिए हम निकालते हैं v अपॉन आई की रेशियो। अच्छा, v की वैल्यू अभी हमने देखी थी E इंटू एल। ये देखो यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाइड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, या फिर जिसके भी अक्रॉस पोटेंशियल लगाया उनमें जितना डिस्टेंस है उसको बोलेंगे v इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दिस डिस्टेंस, जो कि लेंथ ऑफ कंडक्टर है। ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। दूसरा आई की वैल्यू भी हमने कंडक्टर के अंदर क्या निकाली थी, जो आई का रिलेशन निकाला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, वो ये रहा। उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ई एन ए वी डी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला हमने पहले भी निकाल रखा है। सारी वैल्यू इसी पुट करनी है और कुछ नहीं, हमने चेक करना है ना कि ये कांस्टेंट आता है कि नहीं आता है। ये हमने पिछले वीडियो में जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट किया था तब हमने ये फॉर्मूला निकाला था। तो ये सारा हम वैल्यू पुट कर देंगे, जिसमें ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बड़ा ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टो मीन रिलैक्सेशन टाइम। ये सारा का सारा वैल्यू पुट कर दो। नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, ई से ई गया, सारी कटिंग हो जाएगी। तो हमारे पास v अपॉन आई जो रेशियो आ जाती है वो बनती है एम एल अपॉन ई स्क्वायर एन ए टाउ। अच्छा चलो, अब हमारे पास ये आ गई। अब हम करते हैं इसको स्टडी। पहली चीज है एम, बाकी सब कुछ भूल जाओ, एक एक करके एक एक चीज पे ध्यान दो। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो क्या होता है? फिक्स होता है हमेशा। अब एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो कभी नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन भारी है दूसरा इलेक्ट्रॉन हल्का है। सारे दुनिया के जितने भी ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन्स हैं सबका मास फिक्स है। और ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी फिक्स है। मास भी फिक्स है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज भी फिक्स है हर इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये हमने पहले ही फिक्स कर ली थी, हमने कहा था ना कंसीडर ये इमेजिन करने के लिए। यहाँ पे देखो, जब हम सारा कर रहे थे तो पहला स्टेप ही यही था कि जो एक हमने कंडक्टर लिया है जिसकी लेंथ है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, ये हमने पहले ही फिक्स कर दिया है। कंडक्टर ही ऐसा लिया जिसमें ये हमने हमारे सैंपल में ये वैल्यूज हमने फिक्स की हुई हैं, क्योंकि हमने कंडक्टर को स्टडी करना है। ठीक है जी। एल क्या आ गया? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एरिया क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ये भी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हो गए? कांस्टेंट। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ये सारा का सारा क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। अब दो चीजें बची, एक एन, एक है टाउ। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? और ये भी मटेरियल के लिए होती है फिक्स। हर मटेरियल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एक यूनिट वॉल्यूम में, ये फिक्स वैल्यू है। और इनका मीन रिलैक्सेशन टाइम ये भी फिक्स है। ये हमने सारा कुछ तब स्टडी किया था जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को स्टडी किया था। पीछे वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, उसमें सब कुछ बताया है कि ये कैसे फिक्स है। तो मीन रिलैक्सेशन टाइम भी फिक्स हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी, ये दोनों भी हो गए कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है, ये जो है सारा का सारा क्या है? कांस्टेंट है। ये सब कुछ कांस्टेंट है। तो यही तो हमें प्रूव करना था, यानी v अपॉन आई की रेशियो है कांस्टेंट। तो इसी कांस्टेंट को बोलते हैं आर रेजिस्टेंस। तो हेंस प्रूव्ड, यही ओम्स लॉ प्रूव हो गया कि v अपॉन आई की रेशियो है कांस्टेंट। अच्छा, एक चीज है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखा था हमने जो ओम्स लॉ की डेरिवेशन हमने पढ़ी थी, उसमें सारी डेट करने के ये कंडीशन कब फॉलो होती है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये क्यों लिखा था? ये लिखना बहुत जरूरी है, इसके बिना ओम्स लॉ की डेफिनेशन है वो पूरी नहीं होती। तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो, ओम्स लॉ ने कहा था v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे देखो, हर सारे कांस्टेंट तो बाकी के कांस्टेंट तो ठीक है, लेकिन ये जो n और ये टाउ है, ये ऐसे कांस्टेंट है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी।
इसका कहने का मतलब क्या है, ये जो कंडक्टर है, अगर ये पूरा हमने जो भी इतना अभी जो माथापोची की है, ये जो कंडक्टर था, ये हमने फिक्स टेम्परेचर पे रखा था, रूम टेम्परेचर पे पूरा एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या था, पोटेंशियल अप्लाई करके देखा था, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किया था। ऐसा नहीं है कि वो फ्रिज के अंदर रखा फिर बाहर निकाल लिया फिर अंदर रख दिया, ऐसा नहीं किया। जहाँ तो फ्रिज में है जहाँ बाहर है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करके उसमें ये सारा हमने स्टडी किया है। इसीलिए एन की वैल्यू और टो की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो वो कंडक्टर की ये वैल्यूज में फर्क आ जाएगा। तो इसलिए हमें लिखना पड़ता है, जो है ओम्स लॉ है, इसके पीछे ये लाइन मेंशन करनी पड़ती है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ओम्स लॉ क्या था, स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर।